रहा है बम बम टाइप। स्वागत है आप सबका, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और दोस्तों, अब एक ऐसी तस्वीर की बात जो बड़े अरसे तक आपको भी याद रहने वाली है और हम सबको भी। कई तस्वीरें ऐसी आ जाती हैं राजनीति के अंदर जिनका संदेश बहुत गहरा, बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में थे अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर, पूजा की, रात का वक्त है, शाम हो रही है, अंधेरा हो चुका है, बाहर निकलते हैं हाथ में त्रिशूल लेकर के। पहले तस्वीर आप एक बार देखिए। तो ये जो तस्वीर है कहीं इसी में तो नहीं है वो 370 वाली थाप या 370 वाली चाबी जिसको प्रधानमंत्री ढूंढ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं मेरे पास है वो 370 की चाबी, लेकिन हमको नहीं पता चल पा रहा है कि वो आएंगी कहां से 370 सीटें। ये एक तस्वीर क्या वो 370 सीट का काम करने वाली है भाजपा के लिए। योगी जी बगल में खड़े हैं, बगल में मोदी जी, सब गले में माला और हाथ में लेकर के त्रिशूल। क्या कह रही है काशी और ये तस्वीर, हर्षवर्धन जी? नहीं, देखिए, एक तो ये कि ये तस्वीर तो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार उत्तर प्रदेश के जो कहें कि ना लखनऊ में हवा उड़ती रहती है कि कुछ योगी मोदी में कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ थोड़ा सा कुछ मामला कमजोर है क्या। और बीच बीच में मोदी जी आते हैं तो कभी योगी जी के कंधे पर हाथ रखते हैं, कभी उनको साथ लेके रात में काशी घूमने निकल जाते हैं। और अब काशी विश्वनाथ दर्शन के बाद, मंदिर से बाहर निकलने के बाद का ये चित्र, लेकिन इस चित्र के होने का कैसे हो पाया ये लोगों को याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से सांसद बनते हैं, उसके बाद ये दृश्य आप देख पा रहे हैं। आज कोई खड़ा है वहां और जितने लोग नमो घाट से लेकर गेट नंबर 4 से लेकर बाबा विश्वनाथ गली से लेकर जो चित्र खिंचाते हैं और उसमें उनको भव्य दिव्य मंदिर या घाट नजर आता है, वरना वहां कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां आप खड़े होकर एक चित्र खिंचा सकें और कहें कि काशी विश्वनाथ का दर्शन करके आए। फोटो लोग कहां खिंचाते थे वो जगह मैं बता देता हूं। गंगा जी की तरफ, घाट की तरफ बढ़ते हैं तो एक काशी विश्वनाथ गली लिखा होता था, उसी बोर्ड पे लोग खिंचा लेते थे और कहते थे भगवान विश्वनाथ का दर्शन करके आ गए। ये वो भव्य धाम इन्होंने बनाया है, ये अर्जित किया हुआ, अर्न किया हुआ। कुछ लोग करें अरे ऐसे तो कोई भी फोटो खिंचा लेगा, तो भाई आप जरा वो काम करके दिखा दीजिए। देश के जो हिंदुओं के आस्था के स्थल थे, अगर राम जन्मभूमि पर वो फोटो, वो चित्र, वो तस्वीरें, वो वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर पाए तो इसीलिए कर पाए ना क्योंकि वहां वो काम उन्होंने किया। और इसके आगे पिछली बार भी विधानसभा चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव के समय जब 2-2, 3-3 दिन रहकर रोड शो निकाला तो लोग कहते थे बड़ी हालत खराब है, इसीलिए लगता है मोदी जी वहां रुक गए। नरेंद्र मोदी एक भी क्षण, कोई भी अवसर, कोई भी तरीका वो छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरा कह रहा है भाई ये सब तो मजाक है, यूं ही चलता रहता है। तो दोनों का फर्क तो लोगों को दिख रहा है ना। अच्छा देखिए, ये तस्वीर मैंने तो अभी बताया कि हम लोग इस पर बात करेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, देश के अंदर बीजेपी दोबारा आ गई, मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो चुनाव खत्म हो जाएंगे, यही तो कहते हैं विपक्ष वाले सारे। राहुल गांधी कहते हैं सब भूखे मर जाओगे या देश में अब कुछ नहीं हो सकता। मैं ये कह रहा हूं अगर ऐसा कुछ होता या नरेंद्र मोदी के अंदर कोई ऐसी बात होती कि जब सब लोकतंत्र खत्म कर दो और हम इस बार जीत के आ गए तो हम ही लोग रहेंगे, तो ये आदमी इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? अगर देश में लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं, आप इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा दीजिए, आप ईवीएम पर सवाल उठा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, लोग कहेंगे कि ये सब वोट के लिए किया, माना वोट के लिए हो रहा है। वो आदमी तो मेहनत कर रहा है अपने वोट के लिए। आप क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? बाकी विपक्ष क्या कर रहा है? आप, एक व्यूअर ने मुझे सवाल भेजा है, इसको सुनिए जरा। ये फैक्ट है जो वो आप पूछना जानना चाहते हैं। मेरा भी सवाल, आप सवाल पूछें तो उससे पहले एक लाइन बोल, बाकी विपक्ष कर रहा है ना। विधानसभा में अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आज राम होते तो उनके ऊपर भी बंदूक लगा के कहते भाजपा ज्वाइन कर लो। वो कर रहा है ना विपक्ष, बोला उन्होंने कल। राहुल गांधी कहते हैं ना कि जय श्री राम बोलोगे और सब भूखे मर जाओगे। तो दोनों का फर्क है। कार्तिक ठाकुर पूछ रहे हैं कि सबको मालूम, अंग्रेजी में उनका सवाल है, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं। उन्होंने कहा सबको मालूम है कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है इस बार चुनाव के बाद, लेकिन बीजेपी 370 सीटों के लिए डेस्परेशन दिखा रही है क्या कि उसकी 370 हो जाए और एनडीए की 400 हो जाए? अगर ऐसा है तो क्यों है, ये जानते हुए कि चुनाव हम जीत जाएंगे? देखिए, भाजपा एक मेहनती पार्टी है और उसमें नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह जैसे नेता हैं। वो छोटे से छोटे म्यूनसिपल के चुनाव को भी वैसा लेते हैं और आपको अगर अपोजिशन में रहना है उनके साथ तो 24/7 365 दिन वाला नेता बनना पड़ेगा। आप वीकेंड, जैसा हम इंग्लिश में कहते हैं, यू कैन जस्ट फ्लर्ट विद पॉलिटिक्स, कि भाई वीकेंड में थोड़ी सी पॉलिटिक्स कर ली, फिर कहीं घूमने चले गए, थोड़ा देख लिया। राहुल गांधी अगर घर में घरेलू भी बनते हैं तो क्या बनाते हैं? जैम।
और उसको बोलते हैं मार्मलाडे, हाँ, वही मैं उसको कह बोलते हैं दिया। मार्मलाडे। आपने मार्मलाडे जैम बोल वर्ड, दिया, मार्मलेड बोलते हैं, जो मार्मलाडे, शायद कोई मार्मलाडे भारतीय वर्ड जानता भी नहीं। मेरा स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में घूमना हुआ है, तो मुझे वो शब्द मुरब्बा, पता था। मुरब्बा। वही नहीं तो मुरब्बा। अरे अगर बनाना ही था तो जरा अमियाँ लाते, घिसते, चटनी बनाते। वो बिल्कुल नजाकत से वो ऑरेंज कर रहे हैं प्लग, बड़ी सुंदर सी बास्केट, उससे जैम बना रहे हैं। देखिए इसको दिखा के जो हमने तस्वीर दिखाई, लेकिन तो उसको तोड़ लेना है खींच के या कैंची से काटना है? बिल्कुल उन्होंने देखिए माता जी से पूछा अपनी, ये सोनिया जी से। जो तस्वीर दिखाई, ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं एयरपोर्ट भी बनाऊंगा, भारत को 5वीं इकोनॉमी भी बनाऊंगा, भारत में 150 यूनिकॉर्न भी होंगे, और मुझे हिंदू होने पे भी गर्व है। मैं अभी 3 महीने ऑक्सफोर्ड में था, जिस क्लास में पढ़ता था उसमें क्रॉस लगा था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का अपना ऑफिशियल चर्च था, हर यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े चर्च थे, वहाँ के 32 कॉलेजों में एक चैपल था, लेकिन उनको उस बात में कोई शर्म नहीं थी, और हम लोग तो पीछे छुप रहे थे। आज से पहले कौन प्रधानमंत्री ऐसा कर सकता था? जब ये पहली बार जीत के आया, बोला माँ गंगा ने मुझे बुलाया, लोगों ने कहा अरे ये तो बड़ा कम्युनल प्रधानमंत्री हो गया। आप अमेरिका के प्रधानमंत्री की कोई भी ओथ देख लीजिए, वो वॉशिंगटन डीसी के एक पर्टिकुलर चर्च में जाता है, उसके बाद बाइबल पे हाथ रख के शपथ लेता है, और वो चर्च में जाना भी उस सेरेमनी का पार्ट है। तो हमारे यहाँ अगर वो अपनी हिंदू एंटिटी को बता रहा है तो उसमें क्या हर्ज है? और देखिए उन्होंने करा कब है, जब काशी कॉरिडोर इतना बड़ा हो गया है, जब वहां पे इतना सुंदर एयरपोर्ट, अब वहां पे फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी। सवाल वही रह गया, सवाल था इसकी जरूरत है क्या आज बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को चुनाव जीतने के लिए? देखिए भाजपा कुछ जरूरत के लिए नहीं करती, होगा जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर चुनाव जीतने के लिए 5 एलिमेंट है, उनकी आस्था के लिए 5 एलिमेंट है, वो 5 के 6 कर देंगे, 5 के 4 नहीं करेंगे। देखिए अब बड़ी सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री को आजमगढ़ जाने की क्या ज़रूरत है? पता है कि बड़ी मुश्किल सीट है, क्या करना है वहाँ जाके? क्या ज़रूरत है काजीरंगा जाने की? पता है कि कांग्रेस के प्रभाव वाले सारे क्षेत्र वहाँ पे है, डिलिमिटेशन के बाद मुश्किल आएगी। उनको वहाँ जाना चाहिए जहाँ पे वो और बढ़ेंगे, जहाँ पे और आसान चीज़ें हैं, लेकिन वो हर मुश्किल में जाते हैं वहाँ, मुश्किल से मुश्किल सीट पर अपने को पहुँचकर अपने काडर को बल देते हैं कि अच्छा ये हमें सीट और जीतनी है, ये जगह हमें और लेनी है। आप खुद सोचिए राज्यसभा चुनाव में कैसे किया। राज्यसभा चुनाव में आपको पता था आपकी मेजॉरिटी नहीं है, फिर भी आपने एक नेता खड़ा किया और फिर जोर लगा के उसको जितवा दिया। देखिए ये बीजेपी जो कोशिश है, बीजेपी एक एक सीट, एक एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी उसके लिए लड़ रही है। अब उनको तो पता है 272 मिल जाना है, जो आंकड़ा है वो मिल जाएगा, लेकिन वो चाहते हैं कि जो बात है कि हमारे को 370 सीटें लानी है, उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, वो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोनों में फर्क है। मैं तो पहले भी बोलता हूँ कि राहुल गांधी जो है वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, वो फुल टाइम पॉलिटिशियन पूरी उन्होंने नॉर्थ ईस्ट से लेकर मुंबई तक की यात्रा निकाल ली है उन्होंने। तो क्या हुआ, उस यात्रा का प्रभाव क्या आएगा? वो फिर बीच में इंग्लैंड चले जाते हैं, ब्रेक लिया, 2 दिन की ब्रेक लिया था, वो भी वहां उनका एंगेजमेंट था। बीच में इंग्लैंड चले जाते हैं, बीच में कहीं और चले जाते हैं। वहाँ वो जब ब्रेक ले रहे थे तो हिमाचल में सरकार गिर रही थी लगभग। तो देखिए फिर प्रॉब्लम वहाँ समझ आती है कि भाई आप किस तरह से पॉलिटिक्स को लेते हैं। अगर कोई और नेता होता बीच में से वापस आ गया होता, जिस तरह के हिमाचल के हालात थे। तो मेरा ये कहना है आपकी एकमात्र सरकार उस वक्त जो है खतरे में थी, और आप जो है जाके इंग्लैंड में भाषण देते हैं या आप फंक्शन अटेंड करते हैं। तो ये बातें देखिए देश देख रहा है। और दूसरा, प्रधानमंत्री इस देश की नब्ज को पहचानते हैं। जब वो काशी विश्वनाथ जाते हैं, जब वहाँ पर वो त्रिशूल लेके अपनी पिक्चर खिंचवाते हैं, तो वो ये जानते हैं कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा देश किस तरफ देखता है प्रधानमंत्री को लेकर, हमें किन चीज़ों में हमारी आस्था है, और उस चीज़ों को लेकर मैं ये कहता हूँ चाहे वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि वो भी जानते हैं कि मैं पूजा के लिए आया हूं यहाँ मंदिर में, लेकिन बाहर निकलूंगा तो कैमरे लगे हुए हैं ना, वो तस्वीर जाएगी दुनिया भर में। लेकिन वो इसको अपोलोजेटिक नहीं है, वो अपनी किसी भी चीज को लेकर अपोलोजेटिक नहीं है। दूसरी ओर हमारे को ये समझ नहीं आता, आप अखिलेश यादव की ही बात कर लीजिए, क्या बोलते भी नहीं बनता कि हमारी राम में आस्था है, और छोड़ते भी नहीं बनता। आज तक गए नहीं है वो मंदिर। अरे हाँ, ये आपने अच्छा बातचीत आज तक मंदिर नहीं है, उन्होंने कहा जिस दिन राम बुलाएंगे आएंगे, अभी तक न्योता आया नहीं है। एक तरफ आप देख रहे हैं ऐसे लोगों को, अब वो उनकी पॉलिटिक्स है जो भी उसके पीछे वजह हो, जिन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को, न्योते को ठुकरा दिया। दूसरी ओर वो प्रधानमंत्री है जो हाथ में त्रिशूल लेकर के खड़ा है। ये दोनों को, जनता को इन दोनों में से विकल्पों में से चुनना ना, तीसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं हमारे यहाँ राजनीति में। अब एक ये भी फैक्ट है कि सारे दूसरी ओर हो गए और एक तरफ एक आदमी ये खड़ा हुआ है। नहीं, और मुझे लगता है कि बार बार जब हम लोग ये कहते हैं, और मैं इसका बड़ा विरोध करता हूं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होती तो राम मंदिर आज इस विराट भव्य दिव्य स्वरूप में नहीं होता। राम मंदिर नहीं होता तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, जो योगी जी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो लक्ष्य रख ही नहीं सकते थे। अगर अयोध्या, काशी, मथुरा रुग्ण अवस्था में, दरिद्र अवस्था में रहते तो उत्तर प्रदेश की दरिद्रता दूर हो जाती, संभव ही नहीं थी। और आज जब काशी विश्वनाथ धाम की भी हम बात कर रहे हैं, क्या क्या प्रोपेगेंडा नहीं किया गया, कितनी चीजें नहीं कही कि अरे बड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, तो मंदिर टूट जा रहा है, क्या गड़बड़ कर रहा है, तो हिंदू विरोधी हो गया।
और तो और लालू यादव भी पूछ लेते हैं तुम हिंदू हो क्या। अच्छा हाँ, ये पूछा उन्होंने। सोचिए जरा, नरेंद्र मोदी तो हिंदू नहीं है। मतलब और कोई कहे तो ठीक है, चलो कोई और कहता ठीक है, किसी शंकराचार्य की नाराजगी होगी, भले वो राजनीतिक व्यक्ति हो, लेकिन फिर भी चलो उनकी नाराजगी हो तो समझ में आता है। लालू प्रसाद यादव जो सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा को रोक कर, लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोक कर ही इतने बड़े नेता बन गए, एक वर्ग के लिए वो बहुत मुलायम सिंह यादव जो कार सेवकों पर गोली चलाकर, ये दोनों क्यों, एमओआई समीकरण क्यों मजबूत है, इसीलिए ना मुस्लिम इनके पीछे खड़ा है, कांग्रेस को देखकर भी उनकी तरफ से मुंह मोड़ लेता है। वो लोग पूछ रहे हैं कि हिंदू हो या नहीं हो। जिस पार्टी की 4-4 राज्यों की सरकारें चली गई, जिस पार्टी को आजीवन, जिस पूरे संघ परिवार को आजीवन कम्युनल कहा गया क्योंकि वो राम मंदिर के राम की बात करते थे, उनसे पूछ रहे हैं तुम हिंदू हो या नहीं हो, तो जाहिर है जनता को तो ये सब दिख रहा है। और आज के समय में चूंकि जो ये नए मीडिया का समय है, ये जो हर हाथ में टीवी पहुंच गई है, उसने बहुत से लोगों की मुश्किल कर दी है। जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स वाले लोग हैं वो बहुत बुरी तरह से नहीं, लेकिन आज भी कोई विपक्ष का नेता कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है ना कि ये तो घोर सांप्रदायिक तस्वीर है। मैं आपको ये कम्युनल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं प्रधानमंत्री। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मतलब अगर आप अपने सामान्य व्यवहार में हैं तो ये कम्युनल है। जिस देश में हर हिंदू सुबह उठते ही भगवान सूर्य को अर्घ्य देता है वो कम्युनल हो गया। जो गंगा किनारे हैं या किसी नदी के किनारे हैं तो वहां स्नान करके मंदिर में जाते हैं वो कम्युनल हो गया। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस संसदीय क्षेत्र से हैं, जिस मंदिर को उन्होंने ये भव्य दिव्य स्वरूप दिया, वहां वो पूरी आस्था के साथ, और जाहिर है जब आप मंदिर में जाते हैं तो आपके त्रिपुंड लगेगा ही लगेगा। जब आप वहां हैं तो उस तरह की वेशभूषा पोशाक में होंगे ही होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जहां भी जाते हैं, वो ईटानगर गए तो वहां की पारंपरिक वेशभूषा में थे जो वहां के लोग पहनते हैं कपड़े। अब उसको लेकर कोई कह दे कि भाई ये तो फैंसी ड्रेस कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, लेकिन जिसके लिए आप कहते हैं उसको लगता है कि देखो एक आदमी तो हमारा सम्मान करता है। और मैं आपको एक बहुत छोटी सी अपनी घटना बताऊं। एक कार्यक्रम में मैंने किसी के सर से पगड़ी उतार के रख ली, बड़ी अच्छी लगी मुझे पगड़ी, और उसके बाद वो एक भाई नाराज हो गया, पगड़ी उतार ली, तो मैंने कहा भाई मुझे अच्छी लगी, मेरे सर पे बांधनी थी, मैं तो सम्मान पूर्वक रख रहा था। उसके बाद उसने पगड़ी मेरे सर पर बांधी और उसने कहा कि अगर आपने हमारी पगड़ी को सम्मान दिया तो इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं हो सकता। ये एक स्थानीय भावना होती है। तो हिंदू भावना हो या स्थानीय भावनाएं हो, इसको देश का प्रधानमंत्री समझ रहा है। मैं छोटा सा कमेंट दूंगा। देखिए बड़ा अजीब सी बात है कि आप मस्जिद चले जाएं तो सेकुलर हो जाएंगे, आप मंदिर चले जाएं तो नहीं, दोनों जगह जाइए ना। इल्जाम यह कि वो एक ही जगह जाते हैं। नहीं, उनका बहस धर्म पुरानी हो गई। हालांकि देखिए एक हिंदू जो है वो अपने धर्म के उसमें जाएगा या वो जबरदस्ती जो है वो मस्जिद चला जाए? भाई बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मेरा धर्म हिंदू है तो मैं अपने धर्म के लिए जा रहा हूं, और मैं या तो भेदभाव करूं तब तो बात है। नहीं, लेकिन सारे अभी हम बात करते हैं। 2 मिनट हमको दीजिएगा अपनी टीम से, मैं कह रहा हूं, हमको ब्रेक लेना था। भाई अगर कोई मुसलमान व्यक्ति इस तस्वीर को देख रहा हो, वो देख करके वो क्या उसको लगेगा, क्या उसके मन में ये भावना आएगी कि यार मेरा भी तो प्रधानमंत्री है ये, लेकिन ये तो अपने आप को खोल करके हिंदू कह रहा है। तो इन दोनों में कुछ प्रॉब्लम है क्या? वो उसके हिंदू हो जाने से वो एक दूसरा धर्म का व्यक्ति वो उसको अपना प्रधानमंत्री मानने में कोई दिक्कत होती है क्या? क्या प्रॉब्लम है? जब आपके अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति जो है एक बड़े पद पे जाता है तो हम उसको जबरदस्ती कहते हैं कि अच्छा आप मंदिर चले जाओ? नहीं कहते ना। तो फिर ऐसे में प्रधानमंत्री जो हिंदू मतलब धर्म को मानते हैं तो क्यों चले जाए? मैं अब जरा आपको ममता बनर्जी की रैली में ले चलो। नीतियों में गड़बड़ हो तो बिल्कुल आप कहिए कि ये प्रधानमंत्री हमारे लिए नहीं है, लेकिन अगर नीतियां ठीक हैं तो वो व्यक्ति हिंदू है, वो अपने जीवन आचरण को उसी को व्यवहार में ला रहा है, उसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी अभी परेड ग्राउंड में जो सभा कर रही है, बड़ी विशाल रैली, वहां अपने उम्मीदवारों का ऐलान वो कर रही है। अभिषेक बनर्जी बोल रहे हैं। निर्मल चंद्र राय धूपगुड़ीर विधायक उपनिर्वाचने आपनादेर सकलेर आशीर्वाद निये जितेছেন এবং ধূপগুড়িকে মহকুমায় चाय पिला दो भाई। যাতে রূপান্তরিত निर्मल করা चंद्र যায় राय তিনি जो कि विधायक हैं ভূমিকা धूपगुड़ी से। পালন করেছেন। সেই নির্মল চন্দ্র রায় জলপাইগুড়ি থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী जलपाईगुड़ी से तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट हुए हैं निर्मल चंद्र राय। दार्जिलिंग से জোড়াফুলের প্রার্থী গোপাল লামা। दार्जिलिंग से जो कैंडिडेट हैं गोपाल लामा। रायगंज से রায়গঞ্জ থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণী। रायगंज से जो कैंडिडेट हैं वो कृष्ण कल्याणी हैं। বালুরঘাট থেকে বাংলার হয়ে সবথেকে বড় বাংলা বিরোধী বিজেপি ইতিমধ্যেই নাম ঘোষণা করেছেন তাদের রাজ্য সভাপতি। আমরা বালুরঘাটের ভূমিপুত্র, লোকসভার মাটির মানুষ এবং রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রর নাম ঘোষণা করছি বালুরঘাট থেকে।
बेलूर घाट से विप्लव मित्र के नाम की घोषणा हुई है, जो कि एरपर राज्य मालदा मंत्री हैं उत्तर। इस वक्त। মালদা উত্তর থেকে বাংলার হয়ে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে লড়াই করবেন প্রাক্তন আইপিএস এবং দীর্ঘদিন মানুষের জন্য কাজ করেছেন প্রসূন ব্যানার্জি। मालदा उत्तर से मालदा वर्तमान दक्षिण आईपीएस থেকে जिन्होंने रिजाइन किया है, प्रसून তৃণমূলের হয়ে बनर्जी লড়াই ने। করবেন শাহনওয়াজ আলী রেহান। অত্যন্ত শাহনওয়াজ আলী জনপ্রিয়, রেহান। সুদক্ষ, অক্সফোর্ডে পিএইচডি করেছেন এবং মালদারি ছেলে, বাংলার হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন মালদা দক্ষিণ থেকে শাহনওয়াজ আলী রেহান। मालदा एरपर दक्षिण से जंगीपुर। शहनवाज अली रेहान, जो कि ऑक्सफोर्ड जंगीपुर यूनिवर्सिटी से থেকে पढ़े हुए हैं, वहीं के रहने वाले हैं, उनका লড়াই नाम घोषणा করবেন हुई है। খলিলুর রহমান। जंगीपुर से अली उर এরপর रहमान। বহরমপুর থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী, বাংলার প্রার্থী, ভারতবর্ষের অন্যতম ক্রিকেটের তারকা, কেকেআর টিমেও দীর্ঘদিন খেলেছেন, আমাদের সকলের অত্যন্ত প্রিয় এবং জনপ্রিয় ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান। बहरामपुर से यूसुफ बहरमपुर पठान, থেকে जो कि लड़ाई क्रिकेटर हैं, করবেন बहरामपुर से यूसुफ उनके पठान। नाम की घोषणा हुई है, यूसुफ पठान। মুর্শিদাবাদ থেকে লড়াই করবেন আবু তাহের খান। मुर्शिदाबाद से बाबू कृष्णनगर तहर खान থেকে के नाम की घोषणा हुई है। বাংলার হয়ে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে লড়াই করবেন মহুয়া মৈত্র। कृष्णानगर से एक बार फिर से महुआ मोइत्रा के नाम की घोषणा हुई है। রানাঘাট থেকে লড়াই করবেন রানাঘাট কৃষ্ণগঞ্জের ছেলে, বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারী। रानाघाट से बनगांव मुकुटमणि থেকে লড়াই अधिकारी, করবেন जो कि अभी हाल में ही ज्वाइन किया है, विश्वजीत जिन्होंने दास। वो एक बार फिर से। ব্যারাকপুর থেকে লড়াই করবেন পার্থ ভৌমিক। बैरकपुर से मातृभूमिक দমদম থেকে লড়াই के नाम की করবেন घोषणा हुई है। দীর্ঘদিনের জনপ্রতিনিধি, মানুষের সর্বক্ষণের সাথী প্রফেসর সৌগত রায়। दमदम से प्रोफेसर सौगत बारासात रॉय থেকে লড়বেন के नाम की घोषणा हुई है। ডক্টর কাকলি ঘোষ দস্তিদার। बारासात से লড়াই काकुली করবেন राज के नाम की घोषणा हुई है। ডক্টর কাকলি ঘোষ দস্তিদার। तो ये भी ममता बनर्जी का स्टाइल है, उन्हीं का तरीका है राजनीति करने का। जनसभा के अंदर उम्मीदवार अनाउंस हो रहे हैं, देखिए ये कहीं और नहीं होता। ममता बनर्जी के सारे 42 उम्मीदवार डिक्लेयर किए जा रहे हैं, और वो भी कोलकाता परेड ग्राउंड की एक बड़ी जनसभा के अंदर। और ऐलान करने वाले भी सांसद खुद हैं, और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी वो माइक से नाम पुकार रहे हैं। सबके दो नाम जिनकी हम लोग जिनको जानते हैं, पहचान पाए, एक तो यूसुफ पठान जो जाने माने क्रिकेटर हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार पश्चिम बंगाल में लोकसभा का। महुआ मोइत्रा को भी टिकट दिया गया है किशननगर से, कृष्णानगर से जो महुआ मोइत्रा एक बार फिर जो है उम्मीदवार वो होने जा रही हैं। तो ये दो ऐसे नाम जो चर्चा में रहते हैं, उनकी बात हमने आपको की, बंगाल की बात कर रहे थे। महुआ मोइत्रा तो बड़ा ऑब्वियस था, लेकिन यूसुफ पठान वाला थोड़ा सा है चौंकाने वाला। इरफान पठान लेकिन के एक भाई, बात मैं जरूर कहूंगा, ये आप देखिए, तो बड़ी शानदार रैली है, बहुत जबरदस्त भीड़ है ममता बनर्जी की सभा में, और बाकायदा जैसे वो फैशन शो के लिए रैंप तैयार किए जाते हैं, उस तरह की वॉक हो रही है। ममता बनर्जी आगे आगे चल रही हैं, उनके पीछे जो प्रत्याशी जुड़ रहे हैं वो उसमें हैं, और मंच के सामने तीनों तरफ बाकायदा वो जाते हुए लोग हैं। ये अपनी राजनीति का एक तरीका है, और ठीक है, उनकी राजनीति जिस तरह की है उसमें कई बार जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, संदेश खाली एक बड़ा धब्बा है उनके ऊपर, लेकिन राजनीति का एक तरीका, उनका अपना कॉन्फिडेंस वो दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में अभी भी अगर कोई लीडिंग पोजीशन पर है, पोल पोजीशन पर है, तो वो ममता बनर्जी। अरे चले, हमको एक ब्रेक लेना पड़ेगा, ये खबर भी आ गई बीच में। इसके बाद हम आपको जरा बंबई की एक खबर बताएंगे। संजय निरुपम कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो जिस सीट से चुनाव लड़ते हैं वो सीट, उस सीट पर उम्मीदवार उतार दिया है शिवसेना उद्धव ठाकरे ने, और वो अब संजय निरुपम खुलकर नाराज हो गए। वो कह रहे हैं कि जो उम्मीदवार दिया है, जब ये पैदा भी नहीं हुआ था तब से ये कांग्रेस पार्टी की सीट है, कांग्रेस कैसे ये सीट उद्धव ठाकरे को दे सकती है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को उन्होंने कहा ये बची कुछ चीज शिवसेना है। उसकी बात हम आपसे करेंगे। अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया है। उन्होंने अपनी जनता से बात करते हुए ये कहा है कि हम जानते हैं आप में से बहुत सारे खासकर पुरुष वो चुनाव में मोदी को वोट करते हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूं, मानी माताओं बहनों से एक कह रहा हूं, इनको बताइएगा, इनको रोकिएगा। आपके घर में अगर पिता, बुजुर्ग, भाई कोई वोट डालने चला जाए तो रोकिएगा उसको कि नहीं, एक वोट केजरीवाल को देना है। ये जिम्मेदारी जो है वो बहनों माताओं को दे रहे हैं। इसकी बात भी है। एक ब्रेक के बाद, एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए कहानी कुछ।